नमस्ते। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं विधि सम्मत। आज के विधि सम्मत के एपिसोड पे हम फिर से बांग्लादेश के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो साधारण नहीं है, बहुत असाधारण है। आपने देखा कि पहले जब शेख हसीना जी को अपदस्थ किया गया तो उसमें क्या हुआ कि ये कहा गया कि भाई ये जो है इसके पीछे वो है, क्या नाम है, अमेरिका है। और उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, चाइना भी हो सकता है। तो आज अमेरिका ने इसको फॉर्मली डिनाई कर दिया, कहा कि ये लॉफेबल है, ये ऐसे नहीं हो सकता, दिस इज नथिंग, देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट इट। फिर उसके बाद आज 15 अगस्त की जो सेलिब्रेशन होती थी, बिकॉज आपको याद है कि जब इंडिया डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया बना और फिर इंडिया ने इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को लिया। उस हिसाब से 15 अगस्त जो है वो इंडिपेंडेंस डे बनता है। टेक्निकली पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, हालांकि इंडिपेंडेंस डे तो सिर्फ इंडिया का ही बनेगा, बाकी का तो पार्टीशन डे बनना चाहिए। तो वो जो सेलिब्रेशन उनके यहाँ होता था 15 अगस्त को, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। और आपने देखा कि हिंदुओं के साथ जो जिस तरीके का अत्याचार किया गया, उनका नरसंहार किया गया और मंदिरों को तोड़ा गया, वो भी सबके सामने है। तो इन्हीं सब पे देखते हुए ये बातचीत होगी कि अमेरिका ने अगर डिनाई कर दिया है कि ये लाफेबल है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये वाकई में लोकल जिहादी या लोकल जो कट्टरपंथी है, ये उनकी रिवोल्ट था, उनका रिवोल्यूशन था, या उनका जो एक इम्पैक्ट कह लीजिए वो था जिसकी वजह से शेख हसीना जी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी? क्या ये एक इस्लामिक टेक ओवर था? तो इस पे आज चर्चा करेंगे मुजफ्फर भाई से और उनकी राय जानेंगे। मुजफ्फर भाई क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका आपने इनवाइट किया। एक्चुअली आज मेरा कुछ थोड़ा सा मूड ऐसे है कि सवालात आपके चैनल, आपका वीडियो आपकी, और होस्ट मैं करूंगा, सवाल मैं करूंगा और आप मुझे जवाब देंगे। ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं ये बहुत ही अहम है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग इसके ऊपर कर रहे हैं। और एक जो ख़ास चीज़ ये हुई कि आपने जो 15 अगस्त की बात की, 15 अगस्त एक्चुअली सेलिब्रेशन डे नहीं है, वो योम ये समझे कि वो अफसुर्दगी है उनके, कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको कत्ल किया गया था 15 अगस्त 1975 को। तो वो एक जो छुट्टी का दिन होता था, वहाँ पर नेशनल हॉलीडे होता था, एक उनके लिए अफसोस का दिन था, उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो सबसे पहले तो ये आपसे ये जानेंगे कि जो अमेरिका ने डिनाई किया है कि मैं इस जो सारी के सारे किस्से के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो ये किसी से डिनाई करने से हमें मान लेना चाहिए कि अगर अमेरिका ने कह दिया कि जी मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ तो वो नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो उसके अंदर मुलव्वस हो और अपनी जान छुड़ा रहा हो कि जी मेरे ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि जी मैं इस पे हूँ, मुलव्वस नहीं हूँ। तो ये सारी की सारी मैं समझता हूँ, मेरी जो अपनी ओपिनियन है कि जो वहाँ की मजहबी जमातें हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद ये सारा कुछ कर सके। उसके बैक के अंदर कोई ना कोई मुल्क जरूर मुलव्वस है। वो चाइना भी हो सकता है, वो पाकिस्तान भी हो सकता है, वो अमेरिका भी हो सकता है। तो अमेरिका तो चाहता ही था कि ये सारी चीज़ें जो है वो हों और यहाँ पर तख्ता पलट हो और उसकी मर्जी की हुकूमत आए, ऐसी हुकूमत आए कि जो जिसके इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे ना हो। तो ये सारा देखें, शेख मुजीबुर रहमान जिसने इस मुल्क को बनाया, पाकिस्तान से आज़ादी में जिसका मेन रोल था, मेन किरदार था, उस उसका देखे वहाँ पर तस्वीरें, उसके मुजस्मे तोड़े जा रहे हैं, तस्वीरें उसकी ख़त्म की जा रही हैं। उसका जो योम शहादत था जिसमें उसको मारा गया, वो दिन को भी वो अब वो नहीं, छुट्टी ख़त्म कर दी और नाम तक लेना वो नहीं समझ रहे। तो ये सारी की सारी एक अजीब सी डेवलपमेंट है बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान में भी इस तरह के होते हैं कि यहाँ पर भी अपने जो हीरोज़ हैं उनको बुलाया जाता है, उनको याद नहीं किया जाता। लेकिन ये बांग्लादेश में ये बांग्लादेश बनाने वाले को ही उन्होंने बुला के रख दिया। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक और अनहोनी सी बात है। तो डॉक्टर साहब, आप खुद ये पहले तो हम चलते हैं अमेरिका की तरफ। आपके ख्याल में जो अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम इसमें मुलव्वस नहीं है, तो वाकई आप समझते हैं कि वो इसमें मुलव्वस नहीं है?
देखिए, मुलव्वस होने का दो तरीका होता है। एक तो ये कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इस पूरे के पूरे जो रिमूवल ऑफ शेख हसीना है उसको एक तरीके से ऑर्केस्ट्रेट करना। दूसरा ये है कि जो वहां पे सिचुएशंस ब्रू कर रहे थे या जो सिचुएशन बन रहे थे उस सिचुएशन में जाकर के कैटलिस्ट का रोल प्ले करना। हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा है कि आज से 6-7 महीना पहले जो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है एवरीडे ऑन ग्लोबल अफेयर्स अमेरिका का, उसमें उन्होंने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी कि विद इन 7-8 मंथ्स देयर विल बी टॉपलिंग। सो अब इतने स्कूल ऑफ थॉट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एज आई सेड कि वी ऑल कैन मेयरली स्पेक्यूलेट एंड एनालाइज जो अवेलेबल तथ्य हैं। तो जो अवेलेबल तथ्य है वो नंबर 1 की शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है, उनको हल्के में लेना बेवकूफ़ी होगी, उनके स्टेटमेंट को हल्के में लेना बेवकूफ़ी होगी। जो दूसरा तथ्य है वो तथ्य यह है कि कू भी हुआ वहां पे, आप उसको कू ना कह करके रेजिग्नेशन कह लें, जो भी कह लें, सॉफ्ट कू कह लें, वट एवर द नेम यू कैन कॉल इट, by whatever name you can call it, I have no qualms with that। तो उनका हटाया भी गया, भारत ने उनको शरण भी दिया। ये तो 3 फैक्ट है। और ये भी फैक्ट है कि जमाते इस्लामी को भी उन्होंने बैन किया था। ये भी फैक्ट है कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, हालांकि आई डोंट नो कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किसी आइलैंड का नाम सेंट मार्टिन आइलैंड हो जाता है। एक तो ये भारत के और हमारे जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उनकी मानसिकता भी गुलामी वाली है। जैसे माउंट एवरेस्ट को वो माउंट एवरेस्ट कह रहे हैं, उसके पहले उसका नाम माउंट एवरेस्ट नहीं हुआ करता था, किसी न्यूजीलैंडर के नाम पर उसको माउंट एवरेस्ट कह रहे हैं चूंकि गोरे ने कर दिया था। राम सेतु है, उसको वो एडम्स ब्रिज कहना शुरू कर देते हैं। तो आई मीन वी नीड टू टेक आवर सिविलाइजेशन बैक। खैर एनीवेज, तो इन तथ्यों के आधार पर यह तो कहा जा सकता है कि अमेरिका का कोई तो रोल है। क्योंकि अमेरिका अगर ये बात कह देती आर्मी को कि आप इस तरीके का कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपने किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने पदस्थ किया, उसको अनसेरेमोनियसली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव किया, तो फिर हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। पहला क्वेश्चन ये कि अमेरिका ने अभी तक एक भी सैंक्शन नहीं लगाया बांग्लादेश के ऊपर, डिस्पाइट द फैक्ट, या एक कोई भी कंडमनेशन वाला स्टेटमेंट ऑफिशियली अभी तक नहीं आया, डिस्पाइट द फैक्ट कि लार्ज नंबर में हिंदुओं का नरसंहार किया गया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी बच्चियों का रेप किया गया, लेकिन एक भी स्टेटमेंट एज फार एज आई नो, अगर कोई आया होगा मुझे पता हो, मुझे नहीं पता हो तो मैं उसके लिए पहले ही माफी मांगता हूं, बट एज फार एज आई नो नॉट अ सिंगल कमेंट, नीदर क्रिटिसिज्म नॉर कॉन्डमनेशन नॉर थ्रेट नॉर वार्निंग, नथिंग। पूरा फ्री लाइसेंस दिया गया है बांग्लादेश की आर्मी को टू रन द शो। जो मोहम्मद यूनुस जी हैं, ही इज इन हिज 80s, उनके पास कितनी कैपेबिलिटी है इस गवर्नमेंट को रन करने की, वो नहीं गॉड नोस। जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के जो मेन सलाहकार है वो एक ब्रिगेडियर जनरल है, शेखावत करके है, यूनुस शेखावत। तो अब आप खुद बताइए कि ये सब चीजें हो रही हैं और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो ये सब चीजें कर ले और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो गुस्सा है वो फेस ना करे। बांग्लादेश तो एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट है। 61% ऑफ द बांग्लादेश की जो इकोनॉमी का जो पैसा आता है वो कॉटन के कपड़ों को एक्सपोर्ट करके आता है, 61%। जी, अगर वो 61 में आते हैं, हाँ जी, इंडिया में ज्यादातर आते हैं ना, जो उनकी जो गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है वो इंडिया में काफी ज्यादा है। इंडिया में भी है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है, इंडिया में भी है। ये बेसिकली वो इंडिया में ऐसे आते हैं कि जैसे मान लीजिए वो जारा को सप्लाई करते हैं। अब जारा एक ब्रांड है, तो जारा का इंडिया वाला भी वो मेड इन बांग्लादेश दे रहा है, जारा का यूरोप वाला भी मेड इन बांग्लादेश ही दे रहा है, क्योंकि जारा के कपड़े बनाने का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनके पास है। उसी तरीके से कोई और ऐसे कंपनीज है जिनका कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश में बनने का है, तो वो सारा इंडिया भी आएगा और जगह भी जाएगा। बट पॉइंट वो नहीं है कि वो इंडिया आ रहा है या कहीं जा रहा है, बट पॉइंट है कि 61% ऑफ द ट्रेड आपका एक्सपोर्ट से हो रहा है। और कैन यू अफोर्ड द रैथ ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी कि आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो? आपने खुली छूट दी हुई है। क्या कर रही थी आर्मी जब ये मुसलमान लोग जो है जाकर के हिंदू लड़कियों की हत्या कर रहे थे और बलात्कार कर रहे थे, या उनका घर लूट रहे थे या मंदिर लूट रहे थे? मैं तो पढ़ के हैरान हो गया कि जब 1971 में बांग्लादेश में
ये जो कत्लेआम मचाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, तो उसमें क्या हुआ कि जितने ये थे इस्कॉन के लोग, उन्होंने अमेरिका में एक कॉन्सर्ट करवाया, उससे पैसा मंगवाया, उस पैसा से इन्होंने बांग्लादेश के मुसलमानों को रात दिन खाना खिलाया और आज उसी मंदिर को तोड़ दिया। तो पॉइंट ये कि अब आप अगर किसी को वैल्यू नहीं देना चाहते, आप किसी के उसको मतलब आज की डेट में एक बांग्लादेशी, एवरेज बांग्लादेशी कहता है कि इंडिया जो है वो खून चूसता है बांग्लादेश का। कपड़े तुम्हारे, आप ही ने बताया कि इंडिया में भी उनके काफी एक्सपोर्ट वाले कपड़े होते हैं, आज हम उनका खून चूस रहे हैं। एक एवरेज बांग्लादेशी का ये मानसिकता है कि इंडियन साहब बेसिकली रॉ मटेरियल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका रॉ मटेरियल टोटली इंडिया से जाता है, टोटली। हाँ, सब कुछ जाता है। अब ये बात जो आपने मुझे बताई है, मैं नहीं जानता, ये अच्छी इंफॉर्मेशन दी है आपने, इसको मैं चेक कर कि रॉ मटेरियल भी जा रहा है, तुम्हारे कपड़े भी आ रहे हो, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि बांग्लादेश को इंडिया जो है वो एक्सप्लॉइट करता है। तो ये पता है उनको कि वो नफरत किस आधार पे है। वो नफरत का एक ही आधार है कि आप अगर मुस्लिम नहीं है तो फिर आप हमारे किसी काम के, आप एक्सप्लॉइटेटिव है, लाइक जूस के ऊपर भी यही, यानी कि यहूदियों के ऊपर भी यही इल्जाम लगते थे कि ये खून चूसते हैं, ये फायदा उठाते हैं, ये मनी माइंडेड लोग हैं, ये बनिया है, इसी टाइप का इल्जाम उनके ऊपर भी। शेख मुजीब तो हिंदू नहीं है, ना ही वो ज्यूस है, वो तो मुसलमान है। देखिए, वो उसने मुल्क बना के दिया है, उसने एक तहरीक चलाई, उसने आज़ादी की तहरीक के अंदर जो है वो एक अहम रोल अदा किया, और पाकिस्तान से जब वो एक अलग मुल्क बनवाया उसने, शेख मुजीबुर रहमान, उसको देखे 75 में जब उसको कत्ल किया गया, 15 अगस्त 1975 को उसको कत्ल किया गया। और ये तब से अब तक जो है वो 15 अगस्त को एक छुट्टी की जाती थी, नेशनल हॉलिडे मनाया जाता था जो है वो बांग्लादेश के अंदर, उसको भी खत्म कर दिया गया। ये क्या वजह क्या है कि जिसने आपको एक अलग से, जो फादर ऑफ द नेशन है, उसका भी आप जो है दिन वो भी नहीं मना पा रहे। तो ये क्या सोच है भाई? दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ना, कि आप भाई आप पाकिस्तान में देखें, जो उनके हीरोज हैं उन्होंने उनको दिया क्या है सिवाय रिलीजन के नाम पे मारकाट करने के। अहमद शाह अब्दाली क्या लाहौर में आकर के लड्डू पेड़े बांटता था? वो आके मारकाट मचा करके इस्लाम के नाम पे चला जाता था। द मियर फैक्ट दैट आप इस्लाम के नाम पे आप मारो काटो सब मंजूर है। आज पाकिस्तान वहां पे एक फेवरेबल कंट्री है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में वो पाकिस्तान का फेवर करते हैं। आप ये बात जान ले, वो इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच होगा तो हर बांग्लादेशी का दिल जो है, अगर हर का नहीं तो कम से कम 90% बांग्लादेशी का दिल जो है पाकिस्तान के लिए धड़केगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रिलीजियस ब्रदरहुड, इस्लामिक ब्रदरहुड। क्या आप हमको मारो काटो ये करो कुछ भी करो, जिसने हमें बचाया है, इंडिया ने उनको बचाया, उनको एहसान मानना चाहिए इंडिया का। आज उसी इंडिया को वो गाली दे रहे, आज उन्हीं हिंदुओं को वो काट रहे, उनको सस्पिशन की निगाह से देख रहे हैं। आज वो ताल ठोक के कह रहे हैं कि आमी के तुमी के आमी रजाकार रजाकार। तो हम दो लोग, तुम कौन हो हम कौन है, हम लोग रजाकार हैं। तो अब तो वो ताल ठोक दिया उन्होंने। तो पॉइंट ये ब्यूटी जो ये जो थ्योरी है, इसकी ब्यूटी ये है कि आप बुरे इंसान बन जाते हो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कर्म, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर बैड डीड्स। यू आर बैड पर्सन जस्ट बिकॉज यू आर अ नॉन मुस्लिम। यही थ्योरी उन्होंने लगा करके और सारे के सारे उसको जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया को उन्होंने मिटा दिया। अरे भाई, पूरा का पूरा एक मूर्ति था जिसमें कि वो सरेंडर सेरेमनी का वो था पिक्चर, वो कार्व्ड आउट मूर्ति था, स्कल्पचर्स, उसको उन्होंने तोड़ दिया। मोहम्मद यूनुस साहब आज गए मंदिर में जाकर के और बोले कि ये जो है हम इसको रोकेंगे, पर क्या रोक रहे हैं आप? अगर इतना ही रोकना था तो ये पॉपुलेशन का ये कैसे दर घट गया? बांग्लादेश में 24 का 26 क्यों नहीं हुआ हिंदू? आप लोगों के दिल से ये नफरत निकाल पाएंगे? आप ये कारण बताइए कि बांग्लादेश में हिंदुओं से नफरत क्यों की जा रही है, जबकि जो बंगाली है वो भी बंगाली है, जो मुसलमान है वो भी बंगाली है, और जो हिंदू है वो भी बंगाली है। दो बंगाली आपस में क्यों नफरत कर रहे हैं? अगर वो जो हिंदू है वो नॉन बंगाली होता तब भी मैं मान लेता कि भाई चलो पंजाबी और बंगाली जैसे लड़ाई लड़ गए पाकिस्तान में, वैसे बांग्लादेश में भी बंगाली और नॉन बंगाली के बीच में लड़ाई है। मगर दो बंगाली आपस में क्यों लड़ रहे हैं?
वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी को क्यों एक दूसरे एथनिक आइडेंटिटी, एक ही एथनिक आइडेंटिटी में इतनी शत्रुता क्यों है? रिलीजन के नाम के आधार पे, गॉड से एफिलिएशन के आधार पे। तो पॉइंट ये है कि ये जो हो रहा है ये एक दिन में नहीं हो रहा, ये तो अब सामने आया है। और आपको मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में आप देखिएगा हिंदू पॉपुलेशन dwindle होकर के 4% हो जाएगा, क्योंकि ये बातें ऊपर से दिखाने के लिए कह देंगे और हमारे आगे कुछ निर्लज्ज जो समाचार पत्र है और जो मीडिया हाउसेज है वो इसको बेच भी देंगे। लेकिन आप देखिएगा, मैं आपको मुजफ्फर भाई, अगर भगवान ने जीवन दिया तो मैं आपके साथ फिर एक शो करूंगा 1 साल बाद, और अगर बांग्लादेश की पॉपुलेशन और सेंसस में हिंदुओं की संख्या नहीं घटी तो आप जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा, क्योंकि वो उनके समाज में है इंडिया से नफरत। और अच्छा, इंडिया से नफरत का क्या कारण हो सकता है? इंडिया ने क्या बुरा किया है आपका? इंडिया आपके, बल्कि इंडिया ने बेरूबारी, उसके जो एक समझौता हुआ बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए टेरिटरी का, इंडिया ने ज्यादा उनको टेरिटरी देकर के और कम टेरिटरी उनसे बदले में ली थी। एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था जिसको बेरूबारी यूनियन एक्सचेंज कहते हैं। उसमें इंडिया ने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टेरिटरी दी। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने भी उनको ज्यादा टेरिटरी देकर के कहा बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म कर देते। फिर भी इंडिया बुरा है, घर घर जाके बांट रहे हो कि इंडिया का सामान मत लो, तो मत बोलो इंडिया की भाषा बंगाली। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के क्या हालात हैं, वो भी आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना वही 26-27% थे, जो अब कम होके 4-5% के करीब रह चुके हैं। बांग्लादेश में भी ये इनकी तादाद कम हो रही है। चाइना के अंदर भी देखे माइनॉरिटी मुसलमान हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इन तीनों मुल्कों का कोई नाम नहीं ले रहा। पूरी दुनिया के अंदर इन तीनों मुल्कों की बात नहीं करता। बात अगर होती है तो भारत की बात होती है कि जी वहां पर माइनॉरिटी सेफ नहीं है, वहां पर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। तो जहां पर हो रहा है उनका नाम क्यों नहीं लेता कोई? मैं बता रहा हूं आपको, देखिए सबसे बात, माइनॉरिटी एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट है। रिलीजन के कॉन्सेप्ट में कोई माइनॉरिटी नहीं है। रिलीजियस कॉन्सेप्ट में आप जाएंगे, यानी कि आप अगर चीजों को थियोक्रेसी के हिसाब से देखेंगे तो माइनॉरिटी नहीं है, धिम्मी है। माइनॉरिटी इज अ एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, जहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन का जो है सदस्य वो ज्यादा है दूसरे रिलीजन के कंपेयर में, अब्राहमिक फेथ के। क्योंकि जो इंडिक थॉट है, जो भारतीय धर्म व्यवस्था है, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ वो नहीं है, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी, क्योंकि सबके समान अधिकार हैं। माइनॉरिटी का मतलब है कि आपकी संख्या में, आप चूंकि आपके अधिकार कम है और आप संख्या में कम हो, तो आपको जो मेजॉरिटी है उसके अधिकार आपसे ज्यादा है, तो आपको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। जब कुछ है ही नहीं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में होता है कि अधिकारों का अंतर होता है, दोनों में अधिकार सेम है। ये सेक्युलर गवर्नमेंट है। मगर अगर आप थियोक्रेसी में बात करेंगे, बांग्लादेश थियोक्रेसी है और पाकिस्तान थियोक्रेसी है, इन दोनों थियोक्रेसी में माइनॉरिटी का कोई स्थान नहीं है। रिलीजियस थॉट में अगर आप जाएंगे तो क्या माइनॉरिटी कहीं वर्ड है कि भाई आप पढ़ लीजिए, जो वो है कि क्या कोई माइनॉरिटी के लिए स्पेशल प्रोविजन है रिलीजन के अंदर? आंसर है नहीं। मैंडेट क्लियर है कि आपको धिम्मी बन के रहना है, आपको कम अधिकार दिए जाएंगे। माइनॉरिटी को तो ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं तहफ्फुज के कारण, लेकिन रिलीजन कहता है कि हम कम अधिकार देंगे, हम तो बल्कि तुमको दबा के रखेंगे, तुमको हमको जजिया देना पड़ेगा अगर तुम अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो वो माइनॉरिटी तो नहीं है, वो तो धिम्मी है, क्योंकि माइनॉरिटी होने के लिए आपके पास ज्यादा अधिकार होने चाहिए, आपको स्पेशल प्रोटेक्शन। चाइना में क्यों ऐसे? हाँ, चाइना में भी ये सारा कुछ हो रहा है। चाइना में कोई माइनॉरिटी नहीं है, चाइना में माइनॉरिटी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। चाइना में रिलीजियस ग्राउंड पे है कि तुम अपना रिलीजन को छोड़ो। वो ये कह रहे हैं कि तुम रिलीजियस फ्रीडम करना है तो करो, मगर तुम अरबिक प्रैक्टिस मत करो। तुमको मस्जिद बनानी है तो तुम पगोड़ा वाली मस्जिद में बनाओ, पगोड़ा टाइप मस्जिद बनाओ। ये कहाँ लिखा है कि 4 मीनार और 1 गुंबद होगा तभी मस्जिद होगा? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये दाढ़ी रखने पे पाबंदी है, नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, इस्लामिक रिलीजियस पाबंदी है, ये माइनॉरिटी की पाबंदी नहीं। आप माइनॉरिटी हो इसलिए नहीं पाबंद कर रहे हैं। वो अपने यहाँ पे क्रिश्चियन है उसका भी उड़ा देते हैं, वो आपको बुद्धिस्ट भी रहने नहीं देते,
वो कह रहे रिलीजन आपको जो प्रैक्टिस करना है वो इंडियन स्टाइल में करो, अरे चाइनीज स्टाइल में करो। आपके रिलीजन के प्रैक्टिस पे प्रॉब्लम नहीं है, चाइनीज स्टाइल में करो। चाइनीज को दाढ़ी नहीं आती, करे दाढ़ी मत रखो। सो माइनॉरिटी वो तब होते जब जो कोई बुद्धिस्ट होता वो स्टेट, और वो कहता हम बुद्धिस्ट है, हमारे पास ज्यादा अधिकार है, तो मुसलमान हो तो तुम्हारे पास अधिकार कम है। वो ये कह रहे कि तुम भले माइनॉरिटी ना हो के मेजॉरिटी भी हो, तुम चूंकि मुसलमान हो तो तुमको ये प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि तुमको जो भी प्रैक्टिस करना है वो चाइनीज ट्रेडिशन और कल्चर के आधार पे करना है। उनका कॉन्सेप्ट ये है। वो भी जो 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 डेमोक्रेसी का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं फॉलो करते ना, वो तो कम्युनिज्म को फॉलो करते। कम्युनिज्म का कोई भगवान नहीं होता, वो किसी भगवान को नहीं मानते। तो वो रिलीजियस गॉड, रिलीजन का आइडिया ही उनका नहीं है। जो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ गॉड से आता है उसमें माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी होता है, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन चाइना बना के बैठा है उसमें कोई भगवान ही नहीं है, भगवान का जगह ही नहीं है उस सोसाइटी में। तो आप अगर एक अरबी भगवान को मान रहे हो, उसको पूज रहे हो, तो कहते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करो, तुम चाइनीज कल्चर के हिसाब से मनाओ। वो ये नहीं करे कि इस्लाम छोड़ दो, वो ये कह रहे हैं कि तुमको चाइनीज बन के इस्लाम का, चाइनीज फॉर्म ऑफ इस्लाम बनाओ। तो तुम सुअर भी खाओ, तुम सब कुछ खाओ जैसे हम सब खाते हैं, तो ही तुमको हम मानेंगे। ठीक है ना? ये तो उज्बेकिस्तान कर रहा है। उज्बेकिस्तान में आप अगर रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपको दारू बेचना मैंडेटरी है। उज्बेकिस्तान में अगर आप आप कोई भी रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो यू हैव टू सेल मैंडेटोरियली वो क्या नाम है दारू और ये सब। अब तजाकिस्तान को देख लीजिए, वहां तो कोई माइनॉरिटी नहीं है बल्कि मेजॉरिटी मुसलमान है। उन्होंने बैन लगा दिया कि आप वो नहीं पहनेंगे, क्या नाम है ये, बुर्खा नहीं पहनेंगे, ईद नहीं मनाएंगे। वो तो मेजॉरिटी कोई, उनका तो मेजॉरिटी ही मुस्लिम है। हेलो जी जी जी, आप समझ रहे मेरी बात? तो वहां पे तो मेजॉरिटी मुस्लिम है। उनका जो आइडिया है वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नहीं है। वो एक रिलीजन को रिकॉग्निशन ही नहीं देना चाहते। तो जैसे अगर आप चाइना का केस उठाएंगे तो फिर आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि तजाकिस्तान में 98% मुस्लिम है, वो खुद ही कह रहे हैं कि तुम दाढ़ी मत रखो, वो कह रहे तुम बुर्का मत पहनो, वो कह रहे तुम ईद भी मत बनाओ, ईद उल फितर और ईद उल अधा दोनों कह रहे मत बनाओ। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग देखना पड़ेगा अगर हम ओवरलैप करेंगे तो। हालांकि आपका क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं बड़ा खुश हुआ था उससे, बिकॉज बहुत आपने अच्छी ऑब्जर्वेशनल स्किल दिखाई। तो एक बात ये बनती है उठाने वाली आपकी, क्योंकि मेरा आर्गुमेंट ये था कि जो थियोक्रेसी सोसाइटीज होती हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी कहे, अगर वो थियोक्रेसी है तो उसमें माइनॉरिटी की कोई जगह नहीं होगी। वो जगह होगी धिम्मी की, माइनॉरिटी को दब के रहना पड़ेगा, उसको कम अधिकार मिलेंगे, उसको लेस प्रिविलेजेस मिलेंगे एज कंपेयर टू दोज मेजॉरिटी हु आर मुस्लिम्स। तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप प्योर थियोक्रेसी से जाएंगे। तो अगर आप प्योर थियोक्रेसी से जाएंगे तो आपको जजिया देना पड़ेगा, आप अपनी पूजा स्थल नहीं बना सकते, आप रिपेयर नहीं करा सकते, और ये सब है। तो ये सब तो आप जैसे आप देख लें सऊदी अरबिया में या यूएई में या उस जगह पे आप हर जगह कहीं मंदिर बना देंगे क्या? हमारे यहाँ इंडिया में कहीं भी एक चादर बिछाएंगे, मजार बन गई, चलो भाई शुरू हो जाओ पूजा, वो लैंड हो गई, इस्लामिक लैंड हो गई। उस पर वक्फ बोर्ड आकर के कह देगा जी ये लैंड तो हमारी है जी। यहाँ पे एक बार अकबर का घोड़ा लीद करके गया था। तो अब आप ये सोचिए इंडिया में औकफ है यानी कि वक्फ, क्या ऐसी कोई राइट एक मुस्लिम कंट्री देगी वक्फ एक्ट का? क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदुओं का लैंड है पाकिस्तान, हिंदुओं का लैंड है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू जो ट्रस्ट हो, हिंदू जो मंदिर का ट्रस्ट हो, उसमें जो है लोग हिंदू के नाम पे जमीनें दे दे और वो पाकिस्तान की सरकार के बराबर हिंदू जमीन ओन करते हैं? ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में या यूएई में, सऊदी अरेबिया में? ये हिंदुस्तान में होता है। औकफ ऑफ वक्फ के नाम पे जो ये चीटिंग मचा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को कि वक्फ बोर्ड के मेंबर डिक्लेयर कर देंगे वो वाली प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। अब वो डिक्लेयर कर दिया, आप लड़िए, आपका प्रॉब्लम है। हमने आपके घर में आकर आपकी घड़ी छीन ली, अब ये आपकी प्रॉब्लम है। जो चोर है वो मालिक बन गया है, और जो मालिक है उसको चोर बना दिया इस लॉ ने। सही। तो ये तो सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है।
और तो कहीं नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो जो कंट्रीज अपने आप को इस्लामिक कहती है वो माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ वो करती है इन द सेंस ऑफ मॉडर्न लॉ। इस्लामिक लॉ में तो माइनॉरिटी जितनी जल्दी इस्लाम में आ जाए सब ज्यादा से ज्यादा बेहतर है। इस्लाम आप कबूल करवाए, ये तो मैंडेट है, जितनी जल्दी जो नजस हैं वो आके इस्लाम कबूल कर लेंगे वो बेहतर है। माइनॉरिटी राइट की प्रोटेक्शन तो कहीं कहीं नहीं गई है कि अगर धिम्मी है आपको रहना है, आप उनको हमेशा जब भी हो आप उनको वो दीजिए, क्या नाम है, इनविटेशन, दावत, कि जल्दी से जल्दी आकर के वो हो जाए। सही। अच्छा, अमेरिका का इस खित्ते के अंदर आप समझते हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है वो पाकिस्तान के थ्रू वहाँ पर चला जाता है, या खुद भी वो इन्वॉल्व हो रहा है 2 जंगों में रशिया के खिलाफ। तो अभी अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी ज़रूरत थी? देखिए, बेनिफिशियरी अगर देखे जाएँ तो तीनों मुल्क हैं। यहाँ पर चाइना भी, उसको भी फ़ायदा हुआ है शेख हसीना वाजिद हुकूमत जाने से, पाकिस्तान को भी फ़ायदा, ये समझ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि हमको ये पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ। अमेरिका भी इनडायरेक्टली वो भी बेनिफिशरीज़ में शामिल है। तो ये क्या ऐसी ख़ास ज़रूरत आप क्या समझते हैं कि थी कि ये जिसके लिए जो इनका तख्ता जो उलटना ज़रूरी था, क्या फ़ायदा क्या हासिल कर सकते हैं आगे आने वाले दौर में? और नुकसान तो देखिए बांग्लादेश की आवाम को तो नुकसान हुआ ही हुआ है कि जो एक तरक्की की एक स्पीड थी उनकी वो टूट गई है। अब पता नहीं कितने साल लगते हैं उनको दोबारा से उस ट्रैक पे आते हुए। लेकिन इन तीनों मुल्कों को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? देखिए, फायदे की डेफिनेशन क्या है मुजफ्फर भाई? कई बार मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा लेकिन आपका नुकसान है वही मेरा फायदा, भले मेरा नुकसान भी हो रहा हो। बिल्कुल सही। फायदे की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा ना। मान लीजिए मैं 10 रुपए का फायदा कमाता हूं, मैंने उसको 8 रुपए कर दिया, अपना फायदा घटा दिया, लेकिन आपका नुकसान अब जबरदस्त हो रहा है, तो मेरा फायदा है वो। फायदे किसको कह रहे? तो यहाँ पे ये जो भी एनालिसिस चल रही है इंडिया में वो ये कि इंडिया का नुकसान है तो बाकी सबका फायदा है। अभी मिला किसी को कुछ नहीं है। अभी कोई भी डिसीजन जो लिया गया था शेख हसीना की गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी डिसीजन को चेंज नहीं किया गया है, या ऐसा कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया गया है जिससे पता चल जाए कि हाँ भाई लोगों को फायदा हो गया। क्या सेंट मार्टिन आइलैंड को क्रिश्चियन स्टेट बना दिया गया? क्या वहां पे अमेरिका की नेवल बेसेस या कोई और बेसेस बन गई आर्म फोर्सेस की? क्या चाइना की कोई बेसेस बन गई? क्या चाइना को किसी पोर्ट का इंतजाम दे दिया गया, फरक्का डैम का इंतजाम दे दिया गया, या जो इंतजाम मतलब मैनेजमेंट का पावर दे दिया गया? ऐसा कुछ हुआ है? सो देखिए, ये ऐसी बात है कि जो फायदे और नुकसान की बात कर रहे हैं वो अजम्पशंस पे बात कर रहे हैं कि ये किया किसने, इसके पीछे कारण क्या है। मेरी एनालिसिस है कि ये अमेरिकन इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। वो अब वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, एक्टिव है, पैसिव है, ये एक प्रश्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकालना अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आंखें तरेर दी होती। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई आंखें नहीं तरेर दी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हिंदुओं के नरसंहार पे एक स्टेटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि इनको आशीर्वाद तो प्राप्त है, तभी ये इतना खुल के कर पाए, वरना आर्मी जो है वो क्रैकडाउन कर देती। अब कितना इसमें किसको फायदा होगा ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर समय देगा कि फायदा होगा या नहीं होगा। मालदीव में भी कह रहे थे चाइना आ जाएगा, चाइना ऐसा उखाड़ देगा वो उखाड़ देगा। आज की डेट में इंडिया आउट के इलेक्शन कैंपेन पे आने वाले मोइजू ने इंडिया इन को एक्सेप्ट कर लिया। 28 आइलैंड का मैनेजमेंट वापस से इंडिया के पास आ गया। वहां पे अब इंडिया अपनी फोर्सेस भी रखेगा, उनको डेवलप करेगा, मैनेज करेगा, सब कुछ करेगा। सो पॉइंट ये है कि मुजफ्फर भाई, ये सब चीजें तभी पता चलेंगी जब वक्त के साथ साथ इनका फैसला होगा। अभी तो किसका फायदा हुआ है किसका फायदा नहीं हुआ है ये कहना इट्स टू अर्ली, और इंडिया का नुकसान हुआ है ये कहना भी टू अर्ली है, क्योंकि शेख हसीना इज नॉट स्पेंट फोर्स एज ऑफ नाउ। हालांकि उनके बेटे ने कहा था कि वी आर डन विद द बांग्लादेश, वी आर नॉट गोइंग बैक, बट शेख हसीना ने कहा है कि आई एम कमिंग बैक। इट मे बी अ स्टेटमेंट फॉर द हेक ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि उधर से आ रहा था स्टेटमेंट बांग्लादेश से कि शेख हसीना जी को हमारे हवाले करो, इनको सरेंडर करवाओ, इनसे ये करवाओ, क्योंकि ये बांग्लादेशी की दोषी है, इन्होंने 200-300 लोगों को मरवा दिया, कई लोगों को जेल में डलवा दिया।
इसलिए शी शुड फेस द म्यूजिक ऑफ लॉ। बट ठीक है, इंडिया ने उनको असाइलम दिया है, वो इंडिया की दोस्त थी, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम दलाई लामा को असाइलम दे सकते हैं और चाइना से मुकाबला कर सकते हैं दलाई लामा के लिए, तो शेख हसीना भी, जो भी भारत पे भरोसा करेगा, जो भारत के साथ खड़ा होगा, ये ड्यूटी है भारत की कि उसको डिसअपॉइंट ना करे, उनके साथ खड़ा हो और उनकी रक्षा करे। अब रही बात की चाइना को फायदा है, पाकिस्तान को फायदा है, अमेरिका को फायदा है, ये सब समय तालिबान आया तब भी कहा गया पाकिस्तान के लोगों में खुशियां बढ़ गई, आए हाय देश मिल गया, ओए ओए अब तो इंडिया की वाट लगा देंगे, अब जिहादे जुनून हो जाएगा, कश्मीर मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा, और नहीं तो जी वाशिंगटन भी ले लेंगे थोड़ी देर बाद तक के आराम करके, दिल्ली और कश्मीर जीतने के बाद। उसके बाद जी वहां पे हुआ उल्टा, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के आ गई साथ में। उसके बाद जी आप देख ले मालदीव्स में ये हुआ कि भाई देखो मोइजू आ गया, चाइना ने जीत लिया, चाइना का कब्जा हो गया, इंडिया को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में फंसा दिया, इंडिया की वाट लग गई, मोदी ने देश डुबा दिया, ये करवा दिया, ये पूरा चाइना की गोद में चला गया। यहाँ पे हुआ जी ठन गोपाल आ गए, वो भी इंडिया की गोद में, उनको पैसे से भी मदद की इंडिया ने, और उसके बाद बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क है वो भी इंडिया करने जा रहा है। तो समय बताएगा। अभी तो लोग इंडिया और मोदी को गाली देने के लिए कुछ भी करने को, एनालिसिस करने को तैयार है, तो हम आप उस एनालिसिस को सुन ही सकते हैं, हम भी सुन रहे हैं। बाकी तो वक्त का पहिया बताएगा कि बांग्लादेश, मैंने कहा ना कि आप नेचुरल फोर्स से नहीं लड़ सकते ये सब कॉन्स्पिरेसी करके। ऐसी सैकड़ों कॉन्स्पिरेसियां हुई हैं और जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है वही उसका शिकार बने। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि हालात वहां पर काबू में ना हो, या फिर उनकी जो इकोनॉमी की जो जिस तरीके से शेख हसीना वाजिद ने वहां पर रिफॉर्म्स लेके आई थी, इकोनॉमी उनकी बूस्ट हुई है, वो दोबारा से वो सारा काम कोलैप्स हो जाए, वो सारी इकोनॉमी उनकी बैठ जाए और वो मजबूर हो जाए बोलने को कि शेख हसीना वाजिद वापस आओ और आकर इस मुल्क की बागडोर संभालो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले पॉसिबल हो सकता है। जब उन्होंने मारा था शेख मुजीबुर रहमान को 1973-74 में, क्या उसके बाद 2008 में शेख हसीना की गवर्नमेंट नहीं आ गई? 73 से 83, 83 से 93, 93 से 2003, यानी मुश्किल से 35 साल के अंदर शेख हसीना वहां पे रूल कर रही थी। और अगर अवामी लीग को फेयर एंड फ्री होके इलेक्शन मिला तो एक दिन में तो अवामी लीग का वहां पे गवर्नमेंट नहीं बना होगा। लोगों के मन में फीलिंग तो 10-15 साल से सिमर कर रही होगी। तो ऐसे बहुत से हमने कॉन्स्पिरेसी देखी और इन कॉन्स्पिरेसियों का हमने वो पलटते हुए देखा है। ऐसे ही आर्टिकल 370 पे मलेशिया भी कूद के कह रहा था कि हाँ भाई हम तो कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। इंडिया ने पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट का बंद किया, आ गए पैरों पे और उन्होंने कहा नहीं जी कोई नहीं, सब बढ़िया चल रहा है जी, चंगा सी कश्मीर इंडिया का ही है। तो ऐसे ठीक है, 3-4 स्टेटमेंट आने दीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। इंडिया इज अ बिग पावर, इंडिया हैज मसल। इंडिया अपने मसल को दिखाता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मसल से मसल कर नहीं रख सकते हैं। हम भी अपने मसल से मसल कर रख सकते हैं, लेकिन ये कि हम उसका उपयोग नहीं करते। हम उसको हम दुनिया को प्रेम भाव से चलना चाहते हैं। और आज भी इंडिया में अभी ऐसा नहीं है कि वेस्ट की सारी तूती, वेस्ट जो चाहेगा वो होगा। रशिया यूक्रेन में घुस गया, वेस्ट कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। उसी तरीके से क्यूबा में बैठा हुआ है फिडेल कास्ट्रो, अमेरिका आज तक कुछ नहीं कर पाया। तो अमेरिका की जो है ना वो शक्तियां बहुत क्षीण हो रही है, और जो बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी करने के चक्कर में रहते हैं उनका बहुत ज्यादा बुरा भी होता है। तो आप देखते जाइए अभी ऊंट किस करवट बदलेगा। अभी तो गंगा में बहुत सा पानी बहना बाकी है। वो है ना, हम भी देखेंगे, आजकल वो चलता है ना, मीम आ रहा है, हम भी वो तमाशा देखेंगे, ऐसे कल के वो गाना मैं भूल गया हूँ। हम भी देखेंगे जब ताज उछाले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुगले आजम का है गाना है। अच्छा, हम भी देखेंगे। खैर जी, चले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है आपके चैनल पर मैंने आपको होस्ट किया और आपने मेरे हमारा चैनल नहीं है मुजफ्फर भाई, हम लोग का चैनल है, आप और हम एक है, कोई दिक्कत नहीं। सब थैंक यू, भाइयों के चैनल है, सब एक ही है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच।